हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आप लोग को जो वीडियो होने जा रहा है, आखिरी वीडियो होने जा रहा है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन आपको 400 प्लस सीरीज का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर पहली बार देखें या तो अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। आपको जो इतना क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, इससे बार आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम प्री आपको एग्जाम प्री जो है आपको एग्जाम से पहले सारा कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए एग्जाम प्री को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वह भी अपने इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। चलिए 371 नंबर की बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है, इनका रासायनिक नाम एवं सूत्र एवं उपयोग लिखे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम लिखे एवं सूत्र एवं उपयोग लिखे, ठीक है। बात करें विरंजक चूर्ण, तो यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है, ठीक है। विरंजक चूर्ण जो है यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, विरंजक चूर्ण जो लॉन्ड्री में विरंजन के लिए होता है। दूसरा जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है, ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। तीसरा होता है कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में होता है, ठीक है। उपचायक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेडलिव की आवर्त सारणी के 20 संगतियों को लिखे, ठीक है। मेडलिव की आवर्त सारणी के 20 संगतियों को लिखे। तो आपका आंसर होगा मेडलिव की आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोस्त है, ठीक है। पहला है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और यह क्षार धातुओं से कुछ समानता रखता है, इसलिए इसे क्षार धातुओं के साथ आवर्त सारणी वर्ग ए में रखा गया, ठीक है। दूसरा है समस्थानिक का स्थान, ठीक है। समस्थानिकों का स्थान, मेडलिव की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिक के लिए स्थान है। तीसरा है तत्वों का व्युत्क्रम स्थान। मेडलिव की आवर्त सारणी में कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रख दिए गए, जबकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को बाद में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट को फिर से पढ़ते, ठीक है। तत्वों का व्युत्क्रम स्थान, तत्वों का व्युत्क्रम स्थान, तो मेडलिव की आवर्त सारणी में कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रख दिए गए, जबकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को बाद में रख दिए। कहने के मतलब हुआ जो भारी तत्व था उसको पहले रख दिया, जबकि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। पहले हल्का तत्व को रखिएगा, उसके बाद हल्का, उसके बाद हल्का, उसके बाद में भारी जाएगा, तो उसको उल्टा कर दिए थे, ठीक है, जो कि गलती था। अगला क्वेश्चन, अच्छा चौथा पॉइंट है कि असमान तत्वों को एक साथ रखा जाना, ठीक है। असमान तत्वों को एक साथ रखा जाना, तब मेडलिव की आवर्त सारणी में असमान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में ही रख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर होगा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि चालक की लंबाई पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर, तो चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। पहला होगा चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा होता है चालक के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर, तो चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। देखिएगा, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, तो चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध घटता है। अगला होगा चालक की प्रकृति पर, ठीक है, चालक की प्रकृति पर, तो आंसर होगा
चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात अलग अलग चालक पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट होता है कि चालक के ताप पर। ठीक है, चालक के ताप पर, तो चालक का प्रतिरोध उस चालक के ताप पर निर्भर करता है, अर्थात चालक पदार्थ के ताप बढ़ने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और चालक पदार्थ के ताप घटने से घटता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है चालक के ताप पर। चालक का प्रतिरोध उस चालक के ताप पर निर्भर करता है, अर्थात चालक पदार्थ के ताप बढ़ने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक के पदार्थ के ताप घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन है COOH क्रियाशील क्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, COOH क्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है। अगला है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम होगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2 होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है CO2। 380 नंबर क्वेश्चन में है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है, तो लाइकेन से। ठीक है, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है, लाइकेन से। अगला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो Na2ZNO2 ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, Na2ZNO2H2। ठीक है, XORG मिश्रण से HCl एवं AHNO3 का अनुपात होता है, तो आंसर होगा 3:1। ठीक है, 3:1 होता है। अगला है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। ठीक है, एक जीव जो है दो भागों में, देखिए अमीबा इस तरह से होता है ना, देखिए इस तरह से जो है दो भागों में टूटकर दो अलग अलग जीवों का निर्माण करते हैं। अगला है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होगा। ठीक है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होगा। अगला है अंडाणु निषेचित होता है तो फिलोपियन नलिका में। ठीक है, अंडाणु निषेचित होता है तो फिलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है तो V/U होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है V/U होता है। अगला है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच अंतर होता है F/R/2। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच अंतर है तो F/R/2 बीच संबंध है। ठीक है, अंतर नहीं संबंध होगा। ठीक है, संबंध है तो F/R/2। अगला क्वेश्चन है कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, तो आंसर होगा पराग पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहा जाता है, जबकि निषेचन क्रिया में परागणों का परागनली के द्वारा अंडाशय से मिलना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो आंसर होगा मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो Mg मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सेरेस का या तो सेरेस पत्र से रगड़ा जाता है, साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, नहीं कर सके ना कर सके,
संयोग ना कर सके, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले श्रेष्ठ पत्र से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, ठीक है। मेडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया? तो आंसर होगा तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना, ठीक है। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 × 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें, ठीक है। प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वीडियो अच्छा लगे तो एग्जाम फ्री को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप के पास, ठीक है। आपको 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो कंटेंट दिया गया या आपको कैसा लगा, ठीक है। वन संरक्षण की कारागार उपाय बताएं, ठीक है। वन संरक्षण की कारागार उपाय बताएं। तब वनों का पुनः रोपण हो और उसे संरक्षित किया जाए, ठीक है। वन संरक्षण के कारागार उपाय है तब वनों का पुनः रोपण हो और उसे संरक्षित किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आंसर होगा लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है, ठीक है। देखिए आंसर होगा लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा रंग नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है, जैसे FeCuSO4 और FeSO4Cu, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो घेंगा रोग का ये या तो गोइठा रोग के बचाव के लिए, ठीक है। आयोडीन की कमी से सब लोग जानते हैं कि घेंगा रोग होता है या तो गोइठा रोग होता है, उसी को कहते हैं, ठीक है, जो कि कंठ के ऊपर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DNA की प्राकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है क्यों, ठीक है। आवश्यक क्यों है? DNA की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो देखिए जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान की प्राप्ति हो जाती है जैसे जन्म देने वाले हो। DNA की प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत गुणों से युक्त संतान प्राप्त होते हैं, इसलिए DNA की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े 398। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम एवं उदाहरण सहित लिखे, ठीक है। पहला होगा हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे एल्केन और मीथेन होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन होता है। तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6। चौथा होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आगे बात करें 399 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 400 क्वेश्चन पूरे होने वाले। कहते हैं कि श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोधों की गणना कीजिए। तो देखिए श्रेणी में संयोजित 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है। विद्युत परिपथ में श्रेणी में संयोजित परिपथ में एमीटर प्रतिरोध में संयोजित है। R1 प्रतिरोध के बीच विभवांतर है R1 V1 जो है I R1। R2 प्रतिरोध की विभवांतर V2 है I R2।
आर प्रतिरोध के भी विभवांतर है V3IR3 तथा कुल विभवांतर V बराबर IR होता है। तो आर समतुल्य प्रतिरोध है, तो हम V को जो है तीनों जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और तीनों का मान देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान, ठीक है। इन तीनों को लगातार जोड़िएगा और तीनों से देखिए आई कॉमन हो रहा है। आई देखिए आपका कैंसिल होगा तीनों से निकालने के बाद, तो आर बराबर जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूरे 400 में है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो आंसर होगा किसी कारण बस पृथ्वी के अंदर ताप्त स्थल का निर्माण हो जाता है। जब भूमिगत जल इन ताप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। यही ताप जल अनुकूल परिस्थितियों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसे यही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देखिएगा भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो किसी कारण बस पृथ्वी के अंदर ताप्त स्थल का निर्माण हो जाता है। जब भूमिगत जल इन ताप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। यही ताप्त जल अनुकूल परिस्थितियों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो आंसर होगा द्विखंडन में बहुखंडन में निम्नलिखित हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ द्विखंडन एक तरफ बहुखंडन। इस विधि में एक कोशिका दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। बहुखंडन में होगा इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है, ठीक है। इसमें समान परिस्थितियों में होता है या विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है, या एक तल में होता है या विभिन्न तलों में होता है। अगला क्वेश्चन 102, ठीक है। कहते हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए। 403 में है कि निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ये जो है मानव का मादा का नहीं है, ठीक है, नर का भाग है, ठीक है। नर के मतलब पुरुष में जो शुक्र पाए जाते हैं। माडम में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। ये पराग कोष होते हैं तो परागकर्मी होते हैं, ठीक है। तो पूरे आपको 400 का जो सीरीज था आपको चलाए थे, पूरे कंप्लीट किए 404 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एग्जाम प्री को जितना मात्रा में हो सके एग्जाम प्री को शेयर करना अपने ही परिवार है, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह शेयर करिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन टॉपिक हो, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। जब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।